तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 जो हमारा इस सीरीज का आपका सी इंटरमीडिएट का लास्ट है कोर्स में। ये सिंपल है, ये पहले भी होता था कोर्स में। प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट के बारे में ये हमें बताता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर हम बात करें तो ये 2004 से आ गया था और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये इंश्योर करना कि एप्रोप्रिएट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हो, मेजरमेंट हो, जो हम प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए लगाते हैं। और इंफॉर्मेशन भी आप बताएं अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ताकि जो यूजर है वो पता लगा पाए नेचर, टाइमिंग एंड अमाउंट। तो कंटीजेंट एसेट के बारे में भी ये बात हमें बताता है कि कंटीजेंट एसेट में हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है। देखिए, प्रोविजन बनाया जाता है तो कंपनीज ऐसे ही कोई भी प्रोविजन बना लेती, अगर कई बार तो अगर किसी साल में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है तो वो क्या करते हैं, फालतू का प्रोविजन बना लिया और अगले साल उसे रिवर्स कर दिया जिस साल प्रॉफिट कम हो रहा है, बैलेंस करने के लिए। तो इससे मैनिपुलेशन हो गया प्रॉफिट में, तो इसे हम प्रॉफिट स्मूथिंग बोलते हैं। व्हाट इज प्रॉफिट स्मूथिंग? कि इस साल का प्रॉफिट ज्यादा है, उसे कम कर दिया, अगले साल का कम है, उसे बढ़ा दिया। तो ये प्रोविजन की हेल्प से पॉसिबल है। Thus, there is need for certain parameters on the basis of which provisions are measured and recognized as they impact both P&L and balance sheet. क्योंकि जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो P&L में खर्चा लिखते हैं और लाइबिलिटी में हम प्रोविजन का बैलेंस लिखते हैं। Accounting Standard 29 prescribe the guidance in respect of recognition, measurement and disclosure of provision, contingent liabilities, contingent assets. The standard clearly defined the role of management while making an estimate for creating provision and auditors to vouch for correctness or otherwise of the estimate made by the management. This ensures that manipulation do not take place at the time of creation of provision. Earlier, the company were not recognizing the liability on ground of uncertainty regarding its timing. With the issuance of AS 29, transaction which qualify for creating a provision need to be accounting for in the balance sheet as a liability. तो पहले लोग कहते थे कि हमें पता तो है नहीं, अनसर्टेनिटी है, पता नहीं हमें पैसा देना होगा या नहीं, तो प्रोविजन बना रहे हैं, कुछ नहीं बना रहे, कुछ ज्यादा बना रहे, कम बना रहे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 से पता चलेगा कौन सी ट्रांजेक्शन के लिए हमें प्रोविजन बनाना है, कैसा बनाना है, कितना, कैसे, ये सब बताएगा। दस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड on provision is essential to rule out the potential scope for company to manipulate profit, and provisions are made on valid ground, ताकि ऐसी arbitrary basis पर आप बना दें। Example number 1, XY Enterprises has made lower amount of profits. However, to ensure the earning per share do not decline significantly, XY Enterprise does not provide for warranty amount which should have been provided for. XY is confident of higher amount of profit during later years and would like to take this provision to later stage. This ensures consistent performance for the company throughout the period. With AS 29 ये काम अब नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एबी शॉप्स है, उन्हें ह्यूज प्रॉफिट हुआ और इन्हें पता है कि इस पर टैक्सेस भी देना पड़ेगा और इन्हें ये भी पता है कि लेटर ईयर्स में, फ्यूचर में इतना प्रॉफिट नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अगले साल प्रोविजन नहीं बनाया, ठीक है, और इन्होंने उस प्रोविजन को पहले ही बना लिया क्योंकि अभी प्रॉफिट ज्यादा है ना। और AS 29 कह रहा है नहीं, ये गलत बात है, जिस ईयर में वो प्रोविजन बनना चाहिए उसी ईयर में। तो ये बात समझ में आई, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताएगा कब प्रोविजन बनाना है। स्कोप क्या है, AS 29 शुड बी अप्लाइड
in accounting for provisions and contingent liability and in dealing with contingent assets other than, कहां पर ये अप्लाई नहीं हो, those resulting from financial instruments that are carried at fair value. तो अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए थे 30, 31, 32, वो रोल बैक हो गए क्योंकि वो किसी भी इंसान के समझ से बाहर थे, उन्हें खुद भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या बनाया। वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर थे। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर, कॉन्ट्रैक्ट्स पर, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है, पॉलिसी होल्डर से रिलेटेड इंश्योरेंस कंपनी में या कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस टॉपिक को कवर करता है तो वहां पर अप्लाई नहीं होगा। Where another accounting standards such as A7, 9, 15, 19, 22 कोई स्पेसिफिक प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी कंटीजेंट एसेट से डील करता है तो वो स्पेसिफिक टाइप का एएसई अप्लाई होगा, अदरवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। कुछ डेफिनेशंस हैं जैसे कि प्रोविजन क्या होता है। प्रोविजन और लायबिलिटी में एक फर्क है। देखो लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी का मतलब आज हमें पता है कि हमें पैसा देना है और कितना पैसा देना है ये भी हमें पता है, वो लायबिलिटी है। प्रोविजन क्या है, प्रोविजन भी लायबिलिटी, हमें पता है पैसा देना है लेकिन एग्जैक्टली कितना पैसा देना है वो हमें नहीं पता, बट हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे सपोज हमारा ईयर एंड में 31 मार्च को हमारे एंड हो रहे ईयर, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 5 अप्रैल को आए। 31 मार्च को चाहे हम तो उसका अंदाजा भी लगा सकते, जैसे हमारे पास मीटर रीडिंग है, लास्ट बिल की अमाउंट है, हम देख लें कितना है और हमें ये भी पता है कि 5-7 दिन बाद बिल भी आ जाएगा। लेकिन कई बार बिल एग्जैक्ट 1 तारीख से 1 तारीख का नहीं होता, जिस दिन वो आया उस दिन तक का होता है, तो भी प्रोराटा बेसिस पर हम निकाल लेंगे। तो हमारा एस्टिमेशन वगैरह यूज होगा लेकिन हम निकाल सकते हैं। ऐसी वारंटी वगैरह की बात थी आपको, जैसे आप एलईडी बल्ब लेकर आए, सपोज 1 ईयर की वारंटी है, गारंटी वारंटी जो भी है, रिप्लेस हो जाता है, खराब हो जाता है। अब कंपनी को पता है कि जितनी भी वो सेल कर रहे हैं उसका 10%, 15% क्या होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा, उनका लॉस है वो, जो रिप्लेसमेंट करना फ्री ऑफ कॉस्ट हमें देना पड़ेगा। तो उसकी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है बट हम उसका अंदाजा लगा सकते। तो प्रोविजन और लायबिलिटी में फर्क है कि लायबिलिटी तो है, पता है हमें आज है, उसका अंदाजा नहीं लगाना है, लेकिन प्रोविजन का एस्टिमेशन। लायबिलिटी क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पास्ट इवेंट का और उसकी वजह से हमारे बिजनेस से कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट जाएगा, लायबिलिटी की पेमेंट करने में कुछ हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट। एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट is an event that creates an obligation that result in an enterprise having no realistic alternative to settling that obligation। तो लिखा ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेटिंग इवेंट वो है कि जहां पर आप, अगर ये इवेंट हो गई तो आपके पास और कोई सही रास्ता नहीं है पेमेंट करने, तो पेमेंट कर। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है बच्चों? लायबिलिटी, प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी तीनों अलग अलग। लायबिलिटी हमें पता है पास्ट इवेंट है, कोई पास्ट कुछ काम किया था लेकिन आज हमें पैसा देना, क्या है लायबिलिटी। प्रोविजन में है कि पैसा देना है बट एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, बट हम उसका एस्टिमेशन कर सकते, वो क्या है, प्रोविजन। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, जो आज हमें पैसा देना है ये नहीं पता, हो सकता है फ्यूचर में पैसा देना पड़े, लेकिन वो जो फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा वो ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट विच इवेंट्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल से बाहर की इवेंट कुछ ऐसी हैं जिनके होने या नहीं होने पर हमें पैसा देना पड़ेगा, तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी। तो ये आज हमें नहीं पता देना, यानी ये फ्यूचर में पता चले।
तो इसे बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखते, कंडीशन लायबिलिटी को बैलेंस शीट के बाहर एज ए नोट डिस्क्लोजर के लिए रखते हैं, जबकि प्रोविजन को हम लोग बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं, लायबिलिटी को भी बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। तो कंटीजेंट लायबिलिटी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन that arising from the past event and existence of which will be confirmed by occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event जो हमारे कंट्रोल में नहीं। A present obligation that arisen from past event but it is not recognized because it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation. A reliable estimate cannot be made. तो या तो हमें लग रहा है कि हमें पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, या फिर अगर कुछ देना भी है तो हम उसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि वो कितनी अमाउंट होगी, तो वो सब कंटीजेंट लायबिलिटी। तो कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के बाहर होती है, बैलेंस शीट के अंदर नहीं होती है। क्या कंटीजेंट असेट क्या है? जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी है वैसे ही कंटीजेंट एसेट है। कंटीजेंट लायबिलिटी में हमने किसी को पैसा देना है, हो सकता है देना पड़े, तो कंटीजेंट एसेट में हो सकता है पैसा हमें मिल जाए, असेट हमें मिल जाए, लेकिन ये फ्यूचर में कुछ होने या ना होने पर डिपेंड करे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब आज हमें पता है हमने पैसा देना है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन मतलब फ्यूचर में हो सकता है कि हमें पैसा देना पड़े। ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि बिजनेस में थोड़ा चेंजेस लाया जाए, या तो बिजनेस बिकता है, कोई खरीदता है, या नाम चेंज करते हैं या कुछ नया, मतलब काफी रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब बिजनेस को नए सिरे से चालू कर। अब हम बात करते हैं व्हाट इज प्रोविजन। प्रोविजन एक लायबिलिटी है जिसका हम अंदाजा लगा सकते हैं, सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर बिजनेस अदर लायबिलिटी सच एज ट्रेड पेबल एंड एक्रूअल। क्योंकि ट्रेड पेबल एक्रूअल में हमें पता है कितना पैसा दे, यहाँ तो हमने अंदाजा लगाया। इन द मेजरमेंट ऑफ प्रोविजन सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन इज इन्वॉल्व्ड with regard to the future expenditure, whereas state payable or liability to pay goods or service that have been received, ठीक है, इनवॉइस वगैरह आ गया है, माल खरीद लिया है, तो ये क्या है हमारी नॉन लायबिलिटी। एक्रूअल आर liabilities to pay goods or services that have been received but have not been paid, invoiced or formally agreed with supplier including amount due to employee। तो ये क्या है, एक्रूअल और लायबिलिटी क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमारा ड्यू हो गया, बिल आ गया, पेमेंट नहीं करी, वो सब क्या है हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सब हम। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने प्रोविजन को रिकॉग्नाइज कब करें, हम कब प्रोविजन बनाएं, कब ना बनाएं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आपको प्रोविजन बनाना है, एक तो एंटरप्राइजेस की ऑब्लिगेशन है, मतलब पता है पैसा देना है, पास्ट इवेंट की वजह से पता है कि हमें पैसा देना है ना, जैसे लायबिलिटी में भी होता है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पास्ट इवेंट की वजह से। देखो कभी भी हमारी जो अकाउंटिंग होती है हम उसे बोलते हैं हिस्टोरिकल अकाउंट। जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो हिस्टोरिकल अकाउंट, बेसिकली जो काम हो चुका है उसे ही रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, लेकिन मान लिया सैलरी आउटस्टैंडिंग, लेकिन काम तो हो चुका है ना, एम्प्लॉय ने काम कर लिया, उसे पैसा देना है। तो पास्ट इवेंट होती है और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, और ये अंदाजा लगा रहे हैं हम कि हमें पैसा देना पड़ेगा, और उसका एस्टिमेशन भी हम कर सकते हैं। तो तीन बातें हैं, पहला तो ऑब्लिगेशन है, दूसरा उसमें हमें सेटल करने में कुछ पेमेंट करना पड़ेगा या काम करना पड़ेगा, और तीसरा उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अगर ये तीनों पॉइंट फुलफिल होते हैं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तो आपको प्रोविजन को रिकॉग्नाइज
कर लेना। तो यहाँ सबसे पहले बात बोली है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की। An enterprise determines whether a present obligation exists at balance sheet date by taking account of all available evidence, that is the opinion of expert. Based on such evidence, where it is more likely, then note that a present obligation exists at the balance sheet date, the enterprise recognizing a provision. So where it is more likely, देन नोट द प्रेजेंट, मतलब अगर आपकी ये ज्यादा उम्मीद है कि हमें पैसा देना पड़ेगा इन कंपेयर टू कि पैसा नहीं देना। भाई अगर किसी को पैसा देना है और नहीं देना, दो ही बातें होंगी। जो पैसे देने की उम्मीद है वो मोर देन 50% है, तो इसे इसे बोलते हैं मोर लाइकली। तो अगर हमें लगता है कि हमें पैसा देना है तो इसका मतलब हम लोग को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे। Where it is more likely that no obligation exists at the balance sheet date, तो एंटरप्राइजेस उसे कंटीजेंट लायबिलिटी की तरह दिखा सकती है। अनटिल अनलेस की लगता है कि पैसा देना ही नहीं पड़ेगा तो नहीं दिखाएंगे, लगता है पैसा देना पड़ेगा लेकिन आज ही अभी नहीं देना है, फ्यूचर में हो सकता है देना पड़े, तो कंटीजेंट लायबिलिटी। मतलब आज आपको पैसा देना है, ये अगर ऐसा लग रहा है तो ऐसी क्या होगा, आप प्रोविजन बनाए कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर लगता है अभी नहीं देना है तो और फ्यूचर में देना पड़ेगा तो कंटीजेंट लायबिलिटी। एक्स लिमिटेड sells refrigerators with a warranty of 6 months। ठीक है, तो ये 6 महीने की वारंटी पर रेफ्रिजरेटर बेचते हैं। रेफ्रिजरेटर वुड बी रिपेयर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय एक्स लिमिटेड इफ सम प्रॉब्लम अराइजेस ड्यूरिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो 6 महीने में कुछ भी गड़बड़ होगी तो फ्री में काम करें। देयर इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन for X Limited because if some defect arises, X would need to incur expense on repair of refrigerator. Thus a provision is required. तो हम ये नहीं कह सकते अभी तो डिफेक्ट आया नहीं तो हम क्यों बनाए, लेकिन आ सकता है ना, क्योंकि अगर आया तो आज ही काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक पास्ट एक्सपीरियंस से एक परसेंटेज हमारी हो जाती है कि हाँ भाई इतना 10% 5% सेल का हमें वारंटी पे खर्च करना पड़ेगा। देखो ऐसा होता है, एक एक चीज के लिए नहीं बनाया जाता कि एक ये रेफ्रिजरेटर बिका तो इसके लिए हम प्रोविजन ऐसे बिकता है पूरे साल भर में 500 रेफ्रिजरेटर बिके ऑन एन एवरेज इतना, तो अंदाजा है तो थोड़ा चेंज हो सकता है, एस्टिमेशन पे ही अकाउंटिंग। लेकिन एक है ना, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ती हैं उतना हमारा एस्टिमेशन ठीक होता है। Z Limited takes a building on lease for 10 years. The term of contract, the Z को वो बिल्डिंग वैकेट करनी पड़ेगी, ठीक है, ओरिजिनल कंडीशन। Z Limited expects that there is a likely of 10 lakh to be spent at the end of 10-year restoration. Since there is a present obligation at the time of entering, तो आपको प्रोविजन बनाना चाहिए, हाँ प्रेजेंट वैल्यू पर बना सकते। अब आप ये नहीं कह सकते 10 साल बाद करना पड़ेगा, लेकिन आज पता है ना आपको करना पड़ेगा, इसे कहते हैं प्रेजेंट। तो हमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ पास्ट इवेंट ये लिखा था। तो दो बातें हैं, एक तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए और इवेंट होनी चाहिए पास्ट। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब हमें पता है कि हमें पैसा देना, तो ये क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। और पास्ट इवेंट, a past event that leads to present obligation is called an obligating event. For an event to be an obligating event, it is necessary that the enterprise has no realistic alternative to settle the obligation created by the event. मतलब आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी और कोई ऑल्टरनेट नहीं है।
Financial statement deal with the financial position of an enterprise at the end of its reporting period and note its possible position in the future. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डील विद द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ इट्स, मतलब इसी रिपोर्टिंग पीरियड में हमें ये लिखनी पड़ेगी, ना कि हम इसे फ्यूचर के लिए टाल सकते। Therefore, no provision is recognized for costs that need to be incurred to operate in the future. The only liability recognized in an enterprise balance sheet are those that existed at the balance sheet date. It is only those obligations arising from past event existing independently of an enterprise future actions, that is future conduct of business, that are recognized as a provision. Example of such obligations are penalties or cleanup cost for unlawful environment damage, both which would lead to an outflow of resources embodying economic benefit in settlement regardless of the future action of the enterprise. तो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोविजन हमें बनाना पड़ेगा अगर वो चीज आज एग्जिस्ट करती है लेकिन पैसा फ्यूचर में भी हमें देना। Similarly, an enterprise recognize a provision for decommissioning cost of an oil installation to the extent the enterprise is obliged to rectify damage already caused. हमसे कोई कुछ ऐसा हो गया, कोई हम काम कर रहे हैं, सपोज आप किसी से कोई किराए की चीज ली और आपको पता है कि वो उसी हालत में वापस करनी है, अगर वो टूट जाए, खराब हो जाए तो आपको पेमेंट करना। तो ये क्या है? ये हमारी पास्ट इवेंट है, ओब्लिगेटिंग इवेंट है कि आपको पैसा देना। ठीक है, तो in contrast, because of commercial pressure or legal requirement, and enterprises may intend to or need to carry out expenditure to operate in a particular way in future. For example, fitting smoke filters in certain type of factory because the enterprises can avoid the future expenditure by its future action. For example, by changing method of operation, it has no present obligation for that future expenditure and no provision recognized. अब देखो क्या कह रहे हैं, मान लिया हम एक काम कर रहे हैं और उसमें हमें कुछ धुआं निकलता है, तो धुआं जहाँ चिमनी से हमारी फैक्ट्री से निकलता है वहां पर स्मोक फिल्टर लगाना जरूरी, और वो 5 लाख रुपए का आएगा। तो अगर हमें पता है कि हमें यही काम करना है, ऐसे ही करना है और वो लगाना पड़ेगा क्योंकि उसके बगैर हमें हैवी पेनल्टी लगेगी, तो उसके लिए प्रोविजन बना लेंगे। लेकिन हमें पता है कि जो अभी हम काम कर रहे हैं इसकी जगह और ऑल्टरनेट तरीके से करेंगे तो धुआं नहीं निकलेगा, धुआं नहीं निकलेगा तो हमें स्मोक फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हम काम बदलने तक करने का तरीका बदल लेते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें पता है ऑल्टरनेट है एक्शन और अभी हमें कोई पेनल्टी देनी नहीं है, या तो नोटिस आ गया हो, नोटिस तो आया नहीं है, तो और हमारे पास ऑल्टरनेट भी है, तो हम उसका प्रोविजन चाहे तो ना बनाए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है देयर इज नो ऑल्टरनेट। अगर हमारा ओब्लिगेटिंग इवेंट क्या है और क्या है कि कोई और ऑप्शन नहीं है देने का। ठीक है, एन इवेंट दैट does not give rise to an obligation immediately may do so at a later date because of change in law. For example, environment damage is caused by there may be no obligation to remedy the consequence. However, the causing of the damage will become a obligating event when a new law requires the existing damage to be rectified. Where details of proposed new law yet to be finalized, the obligation arises only when the legislation is virtually certain to be enacted. मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कानून आया जिस वजह से आपको लगता है कि आपको खर्चा करना ही पड़ेगा फ्यूचर में, तो वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट मानी जाएगी और आपको प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, ये वर्ड यूज हो रहा है बार बार, तो इसका क्या मतलब है? For a liability to qualify for recognition, there must be not only a present obligation but also the probability of outflow of resources embodying economic benefit to settle that obligation. For the purpose of AS 29, an outflow of resources or other event is regarded as probable if the probability that the event will occur is greater than the probability that it will not. ये तो more than 50% probability होनी चाहिए. Where there is not probable that a present obligation exists, an enterprise discloses a contingent liability unless the possibility of an outflow of resources is removed. तो अगर contingent liability भी तब दिखाएंगे जब आपको लगता है कि हाँ भी फ्यूचर में देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको लगता है वो भी नहीं देना पड़ेगा तो उसकी भी जरूरत नहीं। Where there are a number of similar obligations, जैसे वारंटी है,
या सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट है, द प्रोबेबिलिटी दैट आउटफ्लो विल बी रिक्वायर्ड इन सेटलमेंट इज डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग द क्लास ऑफ ऑब्लिगेशन एज ए होल। फिर उसे एक एक को नहीं देखेंगे, पूरे को देखेंगे। ऑल्दो द likelihood of outflow for any one item will be small, जैसे हम कहें कि हमारे को 5% उम्मीद है बस कि हमें पैसा देना पड़ेगा, तो मोर देन 50% तो नहीं है, 5% है, तो हम तो फिर ऑब्लिगेटिंग नहीं है, हमें लगता नहीं है, चांस कम है। लेकिन जब पूरे बिजनेस में देखेंगे, पूरे बिजनेस का सेल 100 करोड़ है, उसका 5% हमें 5 करोड़ रुपए का देना पड़ेगा, तो उसमें एक मटेरियल वैल्यू आ गई है, तो अब हमें उसका प्रोविजन बनाना। तो क्या रखा है, एक आइटम का छोटा है लेकिन प्रोबेबल है कि उसको सेटल क्लास करने के लिए पूरे बिजनेस में वो अमाउंट अच्छी खासी है, तो हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। केल लिमिटेड है, वो लैपटॉप बेचते हैं और 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है ना। अगर कुछ भी खराब हुआ तो वो लैपटॉप को रिप्लेस कर देंगे, तो कुछ रिप्लेस करे भी है ना। So KL Limited would incur some expenditure to replace a laptop if something goes wrong. There is an outflow of resources or arising by the sale of laptop, तो उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। एबी लिमिटेड को एक नोटिस मिला है कस्टमर से, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसे यूज करने के बाद उसे हेल्थ इश्यूज आए और उसने 5 लाख रुपए की डिमांड करी। कंडीशन पुरानी है और एस्टिमेट भी किया जा सकता है, लेकिन प्रोबेबल है यानी मोर देन 50% चांस है, यानी ये बात है। अगर लगता है कि देना पड़ेगा तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा, लगता है कि हो सकता है 20-25-30% चांस है तो कंटीजेंट लायबिलिटी। अगर लगता नहीं भैया हो ही गई नहीं तो नहीं दिखाया। तो दिस विल क्लियर ओनली व्हेन द डिसीजन विल बी टेकन बाय द कोर्ट, हेंस इन अवर सिचुएशन नो प्रोविजन फॉर डैमेज विल बी मेड, हाउ एवर ए डिस्क्लोजर विल बी मेड, कैन बी मेड, कि भैया डिस्क्लोजर किया जा सकता है कि केस चल रहा है। लेकिन केस जीतने की उम्मीद है तो आप करें, लेकिन केस हारने की उम्मीद है तो प्रोविजन अब भी बनाना पड़ेगा। तो हमारा क्या था कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, पास्ट इवेंट हो और हमारी कुछ इकोनॉमिक रिसोर्सेज जा रही हो, कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट के साथ साथ रिलायबल एस्टिमेट भी करा जा सकता। तो एस्टिमेट हमें करना पड़ेगा, इनहेरेंट फीचर है, क्योंकि लाइबिलिटी नहीं है, प्रोविजन है। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एस्टिमेट जो है एक इनहेरेंट पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना, प्रोविजन रिक्वायर ए ग्रेटर डिग्री ऑफ एस्टिमेशन देन मोस्ट आइटम, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 इस बात पे आपका जोर देता है दैट इट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन ए रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम एंड फॉर दिस रेंज टू रीच एन appropriate conclusion that is sufficiently reliable for the provision to be recognized। तो ये क्या रखा है कि हमें चलो एस्टिमेट करना पड़ेगा, अंदाजा लगाना पड़ेगा, बट इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी बात। Accounting Standard 29 conclude that circumstances in which it will not be possible to reach the reliable estimate, जो extremely rare है, तो हमें वहां पर नहीं करना है। In the extremely rare cases where no reliable estimate can be done, है ना, तो हमें इसे कंटीजेंट लाइबिलिटी बनाना है, ना कि लाइबिलिटी। XYZ का माइनिंग बिजनेस है, it is operating in a country where XYZ is legally bound to clean and restore the environment. On expiry of license after 10 years, XYZ can reliably estimate the amount required to restore the environment caused by the mining business. Since it is uh, it is a present obligation which cannot be avoided, और प्रोबेबल है कि हमें पैसा देना पड़ेगा और इसका मेजरमेंट भी हो सकता है, तो इसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा।